हेलो बच्चों, कैसे हो? हम लोग फिजिक्स का 2021 का पेपर गुजसेट का सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन हमें पोटेंशियोमीटर सर्किट का दिया है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 150 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट सेल जो अटैच किया है वो हमें दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का, और उस टाइम पर हमें जो बैलेंस पॉइंट मिलता है वो 150 सेंटीमीटर है। सो E1 इज 1.5 वोल्ट, देन L1 इज 150 सेंटीमीटर। अब if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 210 centimeter, next time balance point is 210 centimeter, what is EMF of second cell? हमें फाइंड करना है E2। अब सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी सर्किट है जिससे हम अननोन ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी बैटरी के ईएमएफ को कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से हम उसका टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ईएमएफ नहीं मिलता है। तो यहां पर हमें यहां पर एक सर्किट हमने बनाई हुई है पोटेंशियोमीटर की। ये मेन बैटरी जहां से सप्लाई आएगा और ये बैटरी में से करंट फ्लो करेगा। हमने यहां पर E1 कैपेसिटी की एक बैटरी अटैच की है और हमें बैलेंस पॉइंट मिला है 150 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये बैटरी वहां से निकाल दो, उसकी जगह पर एक E2 बैटरी लगा दो जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अब इससे हमारा बैलेंस पॉइंट जो है वो शिफ्ट होके कोई एक D पॉइंट पर आ गया है और उसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, वो डिस्टेंस है 210 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हुआ। अगर हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मींस E is directly proportional to L, where L is potentiometer wires length। तो अगर हम E अपॉन L करें तो ये कांस्टेंट आना चाहिए। सो E1 अपॉन L1 शुड बी इक्वल टू E2 अपॉन L2। अब हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। E1 is given 1.5, L1 is given 150 is equal to E2 we have to find out, and L2 is given 210। तो सबसे पहले तो ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल करेंगे तो डिवीजन में 10 आ जाएगा। सो E2 is equal to 21 upon 10 which is 2.1 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बना 2.1 वोल्ट। चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस R carrying current I produces magnetic field B at the center of loop. What will be moment, dipole moment of this loop? हमें फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट, M फाइंड करना है हमें डाइपोल मोमेंट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो हमें एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें प्रोवाइड किए हैं 1। इस लूप के लिए रेडियस हमें दी है R जितनी और I जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ये लूप जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें B जितना दिया है। तो सबसे पहले तो सर्कुलर लूप अगर उसमें I जितना करंट है तो सेंटर पर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? तो क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का? B इज इक्वल टू म्यू 0 N I अपॉन 2R। नंबर ऑफ टर्न्स 1 है इसलिए B का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2R। अब M का फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो M इज इक्वल टू N I A। N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I करंट होता है और A जो है वो इसका एरिया होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम चेक करें तो फिंगर को टर्न करके वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। यहां पर n की वैल्यू 1 है इसलिए m वापस I इंटू ये बन जाएगा पाई r स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस में हमें कहीं पर भी I नहीं लिखा हुआ है।
सारे ऑप्शन में बी के फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो हमें यहां से आई को एलिमिनेट करके बी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बी और आई का रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर हम आई को सब्जेक्ट बनाए तो 2r मल्टीप्लीकेशन में 2rb अपॉन म्यू 0। अब ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर लो, सो 2rb अपॉन म्यू 0 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 2b इंटू आर क्यूब अपॉन म्यू 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ, ये बी इज करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का प्रोवाइड किया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 3 into 10 power minus 5 टेस्ला विच इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। तो सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहां पर वेस्ट और ईस्ट ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ की जो बनती है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में बनती है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 into 10⁻⁵ टेस्ला क्रिएट हुआ है। नाउ a long straight conductor carrying a steady current of 2 ampere is placed on horizontal table and direction of current is from east to west। हमने एक वायर को प्लेस किया है, कंडक्टिंग वायर को, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। सो हमें फाइंड करना है F डिवाइड बाय L। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स किसने दिया था कैलकुलेशन इसका, तो एम्पियर ने। तो एम्पियर फोर्स का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। एम्पियर फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहां पर पहले डायरेक्शन सोच लेते हैं। क्वेश्चन में वैसे डायरेक्शन हमें पूछा नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। आई एल जो है वो ऐसे जा रहा है, सपोज हम इसको एक्स एक्सिस नेगेटिव कंसीडर करें तो ये माइनस कैरेट आई वाला पार्ट आएगा, क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऊपर की साइड पर दिखाया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं वहां पर, तो कैरेट जे आएगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, लेकिन आगे माइनस साइन है, इसलिए इसका आंसर माइनस के कैरेट आएगा। माइनस के कैरेट मतलब गोइंग इनटू द प्लेन बना। तो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे और अपर डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करें तो इस पर फोर्स नीचे की साइड पर लगेगा। कितना लगेगा अब उसकी बात करते हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो आई एल बी साइन थीटा, याद रखने के लिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, बिल साइन थीटा से याद रख सकते हैं। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा 90 डिग्री हो गया। बी हमें दिया हुआ है 3 10⁻⁵, करंट इज गिवन 2, और लेंथ जो है वो हम इसके डिवीजन में ले जाते हैं, और यहां पर साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी 1। सो 2 into 3 6 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। तो हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब तक जितने क्वेश्चन किए आई थिंक मुझे लगता है परफेक्टली हो गए होंगे। तो अब आगे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें सोलेनॉइड प्रोवाइड किया है, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सोलेनॉइड की लेंथ 0.5 मीटर है और उसकी रेडियस प्रोवाइड की है 1 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू जो है वो लेंथ की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसका मतलब ये लॉन्ग सोलेनॉइड हुआ। हमें लॉन्ग सोलेनॉइड प्रोवाइड किया है। लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर के रीजन में जनरली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। अगर शॉर्ट सोलेनॉइड है तो सिर्फ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है, बाकी के रीजन में वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमें प्रोवाइड किया है 1000। ये वैल्यू हमें कैपिटल एन की प्रोवाइड की है, क्योंकि पीछे पर मीटर ऐसा लिखा नहीं हुआ है। अगर पर मीटर या पर सेंटीमीटर बोला होता तो वो स्मॉल एन बनता। इस केस में हमें वो कैपिटल एन दिया है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट सोलेनॉइड। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है,
तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का होता है म्यू 0 एन आई लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, और ये इनसाइड रीजन का फॉर्मूला है। स्मॉल एन क्या होता है? तो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कैपिटल एन अपॉन एल। तो ये वैल्यू को हमें यहां पर पुटअप करना पड़ेगा। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 कैपिटल एन आई अपॉन एल बनेगा। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। सो B इज इक्वल टू 4 पाई 10 पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000 10 पावर 3। करंट 10 एम्पियर, इसको भी पावर में लिख देते हैं 10 पावर 1 इंटू डिवीजन में है एल, लेंथ इज 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब 1/2, सो 1/2। सो 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 पावर 7 -4, दिस इज -3। सो ये 24 25 के अराउंड आंसर आएगा। 24 सपोज हम कंसिडर करें रफली इंटू 10 पावर -3, सो 2.4 इंटू 10 पावर -2 टेस्ला, इसके अराउंड का कोई आंसर होना चाहिए। तो 2.5 इंटू 10 पावर -2 हमें दिया हुआ है, वो हमारा आंसर बन गया। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें अर्थ के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडीशन प्रोवाइड की है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जियोमैग्नेटिज्म के रिलेटेड हुआ। हमें क्वेश्चन में बोला है कि पर्टिकुलर प्लेस पर जितना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतना ही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डीप एट दैट प्लेस। हमें फाइंड करना है डीप एंगल। डीप एंगल सपोज हम थीटा से डिनोट करें तो हमें डीप एंगल को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले डीप एंगल होता क्या है? तो डीप एंगल कोई भी प्लेस का अगर हम फाइंड करते हैं तो वो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट प्लेस होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एवरी प्लेस अर्थ के साथ पैरेलल नहीं चलती है। अगर हम यहां पर देखें फिगर में, तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है। इसका मतलब यहां पर डीप एंगल अगर हम देखें तो वो 90 डिग्री बन रहा है। इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेंड होती है, इसलिए एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और ऑलमोस्ट जब हम मैग्नेटिक इक्वेटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर डीप एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो फील्ड लाइन है वो अर्थ के साथ हर एक प्लेस पर डिफरेंट एंगल बना रही है। वापस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये एंगल फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो मैग्नेटिक पोल में एंटर करेगा तो वहां पर भी वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। क्लियर? तो अब डीप एंगल का फॉर्मूला होता क्या है? तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे डीप एंगल का, तो tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस क्वेश्चन में तो हमें दोनों की वैल्यू इक्वल दी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो थीटा हमें कितना मिलेगा? 45 डिग्री। तो उस प्लेस का जो डीप एंगल होना चाहिए वो सिंपल 45 डिग्री का होना चाहिए। चलो तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन में एक बार मैग्नेट प्रोवाइड किया है। बार मैग्नेट की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी है, और क्वेश्चन में बोला है कि उसके मिड पॉइंट से 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो फाइंड करो। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट कहां पर होता है। तो सपोज हमने यहां पर एक बार मैग्नेट प्लेस किया है साउथ और नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगी m जितनी। मैग्नेट के सेंटर में से जो लाइन पास होगी उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, और मैग्नेट के एग्जैक्टली सेंटर में से एक
प्लेन पास होगा जो मैग्नेट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा। ये जो प्लेन बनता है हम उसको वाईजेड प्लेन बोल सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेके, तो वो वाईजेड प्लेन जो है वो इसका इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा। हमें इक्वेटोरियल प्लेन पर 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बी कैलकुलेट करना है, ये इक्वेटोरियल पर फाइंड करना है। अब लेंथ की कंपैरिजन में जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, r इज वेरी लार्ज कंपेयर टू l। तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेटर के लिए? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, ये उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। म्यू 0 होता है 4 पाई 10 पावर -7 अपॉन 4 पाई। एम डाइपोल मोमेंट हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 0.75 दी है, 0.75 अपॉन आर क्यूब। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, तो ये भी 0.75 इसका हुआ क्यूब। तो यहां पर पहले तो एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर बाकी रहेगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब 10 पावर -7 ऊपर बचा, डिवीजन में 0.75 टू टाइम है, 0.75 का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 फिर से 3/4, सो ऊपर हो गया 16, डिवीजन में हो गया 9, 10 पावर -7। 9 का ऑलमोस्ट ये डबल से थोड़ा कम है, इसलिए रफली कैलकुलेट करो तो 1.8 तक का इसका रेशियो बनेगा और 10 पावर -7 आएगा। तो 1.8 के अराउंड का आंसर अगर हम फाइंड करें तो वो है 1.78। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो, आशा करता हूं कि अब तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a long current carrying solenoid having inside magnetic field is 0.6 टेस्ला। एक सोलेनॉइड दिया है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10 पावर -1 टेस्ला, 0.6 टेस्ला हमें दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोलेनॉइड में जब भी हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो अंदर के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसका मतलब कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। हम उसको एक टाइप से इंडक्टर भी बोल सकते हैं और उसकी एनर्जी होती है U इज इक्वल टू 1/2 Li²। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जनरली बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी विच इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो है B²/2μ0। अब फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट अप करनी है। सो B इज 6 इंटू 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर है, सो 6 इंटू 10⁻⁻1 अगेन डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू 0 क्या बनेगा? तो म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। तो सबसे पहले तो पावर चेक कर लो, ये -2 हुआ, ये -7 है, इसलिए पावर 10⁵ आएगा। अब 6 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। ये 3 को रफली 3.1 के साथ हम कैंसिल कर देते हैं, ये 3.14 होता है। तो अब हमारे पास 6/4 बचा, 6/4 रफली 1.5 इंटू 10⁵। तो इसके अराउंड का आंसर हमारा होना चाहिए। 1.5 के नजदीक की वैल्यू हमें दी है 1.43, तो ए हमारा ऑप्शन होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सेल्फ इंडक्टेंस L of a solenoid having length L and cross section area A increases. Here number of turns are fixed. हमें एक इंडक्टर दिया हुआ है
और इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है। ऑप्शन अगर हमें देखे यहां पर, तो हम लेंथ को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वेयर ए अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला है। म्यू जीरो मतलब मीडियम, यहां पर स्पेस होगा तो म्यू जीरो, और कोई मीडियम रखा हुआ है तो म्यू आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी मीडियम की बात नहीं किया, मतलब मीडियम को उन्होंने कांस्टेंट रखा होगा। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर एल डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स को हमें चेंज करना ही नहीं है, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। अब ए और एल दो बाकी बचे, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। इसका मतलब हमें एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एरिया इंक्रीज करने वाला ऑप्शन कौन सा, तो यहां पर एरिया इंक्रीज हुआ है और यहां पर एरिया इंक्रीज हुआ है, ये दोनों में से कोई एक आंसर हुआ इसका मतलब। अब चेक करते हैं लेंथ का रिलेशन क्या है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो अगर हम लेंथ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एल तो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें अगर एल को बढ़ाना होगा तो इसका मतलब कि लेंथ की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लेंथ डिक्रीजेस, ये दोनों में से कहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है लेंथ डिक्रीजेस, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन में a pair of adjacent coils have a mutual inductance of 1.5 हेनरी। हमें दो कॉइल की पेयर दी है, दो कॉइल एक दूसरे के नजदीक प्लेस की हुई है, और उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है M21 या M12 हम लिख सकते हैं, वो 1.5 हेनरी का है। इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड। फर्स्ट वाले कॉइल को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, वेरिएबल बैटरी के साथ, और उसमें इनिशियल करंट 0 एम्पियर से 20 एम्पियर किया, मतलब कि टोटल करंट में चेंज हमने फर्स्ट कॉइल में कितना किया, 20 एम्पियर, 20 माइनस 0 कितने टाइम में किया, तो 0.5 सेकंड में किया। अब जब यहां पर करंट में चेंज आएगा तो उसके अंदर जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी चेंज आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इसके साथ लिंक हुआ है, जब लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विथ अदर कॉइल। तो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले के करंट के चेंज से सेकंड वाले के अंदर फ्लक्स कितना जनरेट होना चाहिए। तो ये दोनों को लिंक करने वाला फॉर्मूला जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक टाइप से डेफिनेशन है। तो अगर हम M21 को डिफाइन करें तो M21 इज फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकंड कॉइल अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल। तो अगर हम चेंज के फॉर्म में लिखे तो M21 इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल डिवाइड बाय चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल। सो डेल्टा फाई 2 फ्लक्स इन सेकंड कॉइल हमें फाइंड करना है, सो M21 इंटू डेल्टा I1 बनेगा। M21 कितना दिया है 1.5, डेल्टा I1 कितना दिया हुआ है हमें 20 एम्पियर, सो 20 इंटू 1.5 इज 30, सो 30 वेबर इज अवर आंसर। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, हमें एक कैपेसिटर दिया है जिसका कैपेसिटेंस है 50 इंटू 10 पावर -6 फेराड। इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। एसी सर्किट दी है जिसका आरएमएस वोल्टेज 110 वोल्ट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आईआरएमएस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये सर्किट कौन सी हुई, तो यहां पर अकेला कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ओनली सी
अकेले कैपेसिटर की सर्किट हुई। अब IRMS और VRMS का रिलेशन क्या होता है? तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन इंपीडेंस Z आएगा। अकेला कैपेसिटर है तो इंपीडेंस क्या बनेगा? तो अकेले कैपेसिटर का इंपीडेंस होता है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। सो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC बन जाएगा। अब XC का फॉर्मूला क्या है? तो वो है 1 अपॉन ओमेगा C, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C करेंगे तो 1 डिवीजन में और ओमेगा C जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी बाकी रही, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS हमारे पास है 110, 11 इंटू 10 पावर 1। पावर को हम सेपरेट करके रखते हैं। ओमेगा इज 2 पाई f, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमें दी है 60 हर्ट्ज, 6 इंटू 10 पावर 1, 60 हर्ट्ज हो गया। और इंटू C इज गिवन 50 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, सो 5 इंटू 10 पावर माइनस 5। डिवीजन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्यूशन चेक करें तो 10 का 1 पावर 5 इंटू 2 करेंगे तो वो भी 10 होगा, यहां पर भी 10, सो 10 3 पावर हो गए, और ये -5 को कैंसिल करेंगे तो 10 का -2 पावर आएगा। अब कितना पार्ट बाकी बचा? एक 11 रहा, 6 रहा और 3.14 रहा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 66 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 पावर -2, 66 इंटू 3 करेंगे तो रफली 188, और 0.14 पीछे है तो और थोड़े नंबर ऐड कर लो, 200 के अराउंड ये आंसर बनेगा। 200 इंटू 10 पावर -2, मतलब 2 के अराउंड इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट 2 तो नहीं दिया, लेकिन सबसे नजदीक 2.1 दिया है। तो विदाउट कैलकुलेटर आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप लोग परफेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो।